और चलिए अब 3 के सवाल की शुरुआत करते हैं। बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार शाम प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन पूरी तरीके से बेकाबू हो गया। इंडिया गेट के सी हेक्सागन क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मिर्च और काली मिर्च स्प्रे छिड़क दिया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन की अनुमति थी, लेकिन अचानक माओवादी कमांडर माधवी हिडमा के पोस्टर लहराए गए और उसके समर्थन में नारे भी लगाए गए। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 23 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली पुलिस के डीसीपी देवेश कुमार महिला ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम कर दिया, कई इमरजेंसी वाहनों को रोक दिया गया। जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो उन पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। कई पुलिसकर्मी इस हमले में घायल होकर अस्पताल में भर्ती कराए गए। पुलिस ने कर्तव्य पथ और संसद मार्ग थानों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया। और बिल्कुल, पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश में माओवादी कमांडर माधवी हिडमा की मौत के बाद अब दिल्ली के प्रदूषण विरोधी यानी प्रदर्शन में उनके समर्थन में नारे और पोस्टर दिखे हैं। ये थोड़ी विडंबना है। माधवी हिडमा पर कई बड़े हमलों में शामिल होने का आरोप है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी मौत को नक्सली विरोधी अभियान की बड़ी सफलता तक बताया है। अब दिल्ली पुलिस इस हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई करना जरूरी भी है। अब प्रतिक्रिया सुनिए। सबसे पहले, कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए? एफआईआर किन धाराओं में दर्ज की गई है? इसका भी अन्वेषण जारी है और अन्वेषण में इसमें गहनता से जांच की जा रही है और निश्चित ही इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग करना, रोड जाम करना, स्प्रे का, चिल्ली स्प्रे का यूज करना, इन तमाम धाराओं के अंदर एफआईआर रजिस्टर की गई है। सर, क्या प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने हिडमा नक्सलवादी से जुड़े पोस्टर इस्तेमाल किए थे? हाँ, ऐसा पाया गया है और इसकी जांच कर रहे हैं। तो 3 के सवाल में सबसे पहला सवाल यही है कि प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के दौरान आखिरकार नक्सली के पोस्टर के क्या मायने हैं। और वही दूसरा बड़ा सवाल ये कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की है। बिल्कुल। और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, हिडमा की मौत का नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में क्या महत्व है। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल है और इसी पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल कुछ ही पलों में टेलीविजन स्क्रीन पर आपके होगा। स्वागत करना चाहूंगा, कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सभी होंगे। डॉक्टर नीति शर्मा, नेता बीजेपी की, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। एलन राव जी, पूर्व डीसीपी दिल्ली के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। शेखर कुमार जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो प्रश्न है ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी है। देखिए एलन राव जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। एक तो नक्सलवाद, माओवाद का समर्थन करना राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अलग बात है, लेकिन जो नक्सलवादी हथियार उठाता है, निर्दोषों को मारता है, हमारे वीर जवानों की हत्या करता है, उसके समर्थन में अगर नारे लग जाएं और प्रदूषण का बहाना लेकर, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके से अगर हो, तो क्या ये भी वो नक्सलवादी है जिनके बारे में अलग से विचार करना चाहिए? गृह मंत्री जी ने कहा था कि जल्द नक्सलवाद का सफाया करेंगे 2026 में, क्या हो जाएगा सफाया ऐसे? शिवम जी नमस्कार, आपके सभी को पैनलिस्ट को और आपको सभी तीनों को नमस्कार, आपके व्यूवर्स को नमस्कार। ये वास्तव में ही बहुत ही मैं कहता हूं कि सीरियस इंसिडेंट जो बताया गया है दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर। और जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि अगले साल मार्च तक वो माओइस्ट फ्री कर देंगे इंडिया को, वो मैं लगता है कि वो थोड़ा सा मुश्किल होने की संभावना है। इस प्रकार से ऐसा काम कर रहे हैं माओइस्टवादी। देखिए, प्रदूषण के विरोध में धरना करने का जो राइट है वो सभी का ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को राइट दिया हुआ, कोई भी कर सकता है, नॉट ओनली दीज पीपल। बट उसके ग्राब में, उसके चोला पहनकर अगर कोई माओइस्ट स्पोर्टिंग नारे लगाता है, माओइस्ट स्पोर्टिंग पोस्टर बैनर लगाता है, और उसके बाद पुलिस जब उनको रोकती है तो पुलिस के ऊपर अटैक करता है, ये सीरियस बात है। और पुलिस पर जब अटैक करते हैं तो उनको ऊपर ये भी पता लगा कि वो मिर्चों का इस्तेमाल किया है, चिली पाउडर फेंका गया है, उनके साथ मारपीट की है। बहुत से आदमी हमारे वहाँ हॉस्पिटल में जख्मी भी हैं। एलन राव जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो बंदूक उठाएगा, एलन राव जी, जो बंदूक उठाएगा उससे तो सिक्योरिटी फोर्सेज निपट लेंगी, लेकिन ये जो बौद्धिक आतंकवाद जिसको मैं कहता हूं कि भाई इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, ये क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्या ये भी हिंसा चाहते हैं? पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और शिक्षा पर सरकार भी खर्च करती है, माँ बाप भी, लेकिन फिर ये ऐसे तो कल को आतंकवाद का भी आप समर्थन कर सकते हैं। अफजल हम शर्मिंदा, इस तरीके के नारे भी आपने सुने। तो इनको कुछ तो एक पैरेलल ड्रॉ करना होगा, लाइन ड्रॉ करनी होगी, कहीं तो एक फुल स्टॉप लगे, या वरना फिर ऐसी समर्थन चलेगा तो वो मारे जाएंगे, लेकिन ये बौद्धिक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। राव साहब,
ये बौद्धिक आतंकवाद, जिसे आप इसको व्हाइट कॉलर टेररिज्म भी आप कह सकते हैं। रिसेंटली जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था अभी, उसमें भी इसी बात की काफी चर्चा थी। और ये जो पकड़े गए हैं ये लोग बताए जाते हैं जेएनयू से प्रोटेस्ट करने आए थे। और जेएनयू में पहले भी ऐसे नारे लग चुके हैं, देश को विघटनकारी नारे लगा चुके हैं ये, और जो टेररिस्ट की सपोर्ट करने के लिए भी कर चुके हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो कि हमारे देश में रहते हुए लोग और हमारे देश के खिलाफ जो बातें करते हैं, ये बहुत ही सोचने की बात है। और ये जो भी लोग इनको समर्थन करते हैं ऐसे उग्रवादियों को या माओइस्ट को, उनके लिए भी उनको सोचना चाहिए हमारे देश की शक्ति का, और मतलब इसका यूनिटी और बिल्कुल उसका राहुल जी, उसका लोगों एक को सवाल सोचना है। चाहिए कि जहाँ तक ये बात आखिरकार है वो तो किसका समर्थन कर रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए कि जब आप इस तरीके के प्रदर्शन करते हैं तो जिस मुद्दे के लिए आए हैं, जिसके लिए परमिशन मिली है, उसी मुद्दे पर रहें। डॉक्टर नीति शर्मा, मेरा सवाल ये है, ऑपरेशन लाल आतंक का जिक्र मेरे सहयोगी कर रहे थे, और अब सवाल यही उठते हैं कि इंडिया गेट पर, देश की राजधानी के दिल में, और वहां पर भी जाकर के इंडिया गेट पर इस तरीके का प्रदर्शन हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसकी क्या कोई भनक नहीं लग पाई? देखिए, कहीं ना कहीं मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि ये दिल्ली के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र विरोधी ताकतों की बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। क्योंकि हाथ में पोस्टर तो पोल्यूशन के नाम पर है और मुंह में नारे लाल सलाम और नक्सलवादियों के समर्थन माननी हिडंबा या फिर चारू मजुमदार के हैं। ये साफ दिखता है कि प्रदूषण का मुद्दा केवल एक ढाल था। इनका असली मकसद आप समझ सकते हैं, क्योंकि 11 वर्ष तक केजरीवाल जी की सरकार में भी प्रदूषण रहा। आज तक इन माओवादियों को वो प्रदूषण नहीं दिखा। आज 8 महीने की सरकार में ये विरोध में खड़े हो गए, इस आड़ में, प्रदूषण की आड़ में। प्रदूषण निश्चित रूप से दिल्ली की गंभीर समस्या है और दिल्ली की भाजपा सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन देश विरोधी ये तबका कैसे प्रदूषण की आड़ में नक्सलवाद को समर्थन देने पहुंचा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र में विरोधाभास और नक्सलियों को किस प्रकार से अराजक तत्वों को पनपने का एक, इनको कौन सपोर्ट कर रहे हैं, सोचने की आवश्यकता है। यानी सरकार के निश्चित रूप खिलाफ से, कहीं ना कहीं साजिश हो रही है, आप ये कह रही हैं? निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ आज नक्सली कई, कितने आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी वो कहीं ना कहीं वहां पे सरेंडर कर रहे हैं। आज अगर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, विपक्ष उसका विरोध कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उस प्रक्रिया का आप पॉजिटिव रिएक्शन क्या देख रहे हैं कि बंगाल के बॉर्डर्स में, बॉर्डर स्टेट्स में किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने आप बाहर भाग रहे हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो देश के अंदर अराजक तत्व, देश विरोधी ताकतें, ये नक्सलवाद का जो कीड़ा, जैसे अभी मेरे से पूर्व भाई साहब ने कहा कि ये कहीं ना कहीं जो व्हाइट कॉलर आज दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके ऊपर, बिल्कुल। और जहाँ नीति पे जी, ऐसे में इन इलिटरेसी मुद्दों को एड्रेस किए जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि राजधानी की तस्वीर हम बता रहे हैं, ये कोई और इलाका नहीं है या कोई और राज्य में नहीं हो रहा है, ये राजधानी में हो रहा है। और इसी पर मैं शेखर कुमार जी जो हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हैं, एक चीज और बोलना चाहूंगी बीच में, सिर्फ एक चीज प्लीज। राहुल गांधी जी अलग अलग मंचों से, ट्विटर के माध्यम से जेनजी को नेपाल के उसके हिसाब से उसको मोबिलाइजेशन की बात करते आ रहे हैं। तो कहीं इसके पीछे किन ताकतों का हाथ है, ये सोचने की आवश्यकता। आप इसको जेनजी कह रही हैं कि जेनजी वाला उकसाने का ये नतीजा हुआ है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको रोल मॉडल बना के इन प्रदर्शनकारियों के मानसिकता को आप इसे जेनजीज का एक रूप देना चाह रहे हैं, लेकिन शेखर कुमार सर कैसे इसको अपने चश्मे से समझाएंगे, मैं वो जानना चाहती हूँ। शेखर जी, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जैसे कि अगर हम इस वक्त भारत की स्थिति देखें, छत्तीसगढ़ और आसपास के जो सटे राज्य हैं, वहां पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, गृह मंत्री ने कहा था कि नक्सलवाद से छुटकारा 2026 तक दिलाया जाएगा। ऑपरेशन लाल आतंक का जिक्र पहले ही हो चुका है, लेकिन राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन की आड़ में इस तरीके की कुछ चीज घट जाती है। इसमें अगर आप देखें, इन बिटवीन द लाइंस अगर हम सर्च करें तो ये क्या दिखा रहा है? रितु जी, देखिए, जो ये मैं प्रदर्शनकारियों की बातें सुन रहा था, कुछ जो इनकी क्लिपिंग्स आई हैं इंटरनेट पे, इनका ये कहना था कि जो जनताना सरकार है, नक्सली जनताना सरकार, वो किस तरीके से पॉल्यूशन से डील कर रही है, बाहर के ठेकेदारों को नहीं आने दे रही है, इस वजह से हिडमा उनका हीरो है। उनका ये कहना था कि हिडमा का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हिडमा की मांगे गलत नहीं थी। अच्छा। मेरा एक सवाल उन लोगों से एक ये है कि अगर दूसरी विचारधारा से अगर कोई हिडमा आकर अभी कल उनका काम तमाम कर देता, तो उसके बाद भी क्या इनके यही विचार होते? क्योंकि हिंसा का अगर रास्ता दूसरी विचारधारा का भी तो कोई हिडमा आ जाए, तब तो आपका मानवाधिकार का हनन हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो सोच बहुत गलत है। और उससे हुआ क्या,
कि मेरा यह मानना है कि हिडमा जैसा दुर्दांत आतंकवादी जिसने हमारे सुरक्षा बल के इतने लोगों को मारा, बिल्कुल इतने निर्दोष लोगों को मारा, जिस पर इतना इनाम था, आज हकीकत यह है कि इससे भी बड़ा एक और आतंकवादी है प्रदूषण। उससे लाखों लोग मर गए। उस प्रदूषण की जब बात चल रही है तो आप उसको उस पे ही रहने देना। वो हमारा वास्तविक मानवाधिकार है, हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से उस छोटे आतंकवादी का आप नाम लेकर उस पूरे आपने प्रदूषण के पूरे प्रोटेस्ट को ही आपने वाटर डाउन कर दिया, हाईजैक कर लिया। ये तो आपने शेखर जी, दूसरा अपराध कर एजेंडा दिया। चेंज क्या दिखा रहा है? ये आपने एजेंडा दूसरा चेंज ही अपराध हुआ किया। ना। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके के जो लोग हैं, हाँ। इनका देखिए, इसमें जो अभी जेएनयू में जो नारे लगे थे वो मुकदमा बना, लेकिन यहाँ पर मैं पूर्व डीसीपी साहब बैठे हैं, मेरा एक सवाल ये है कि उन नारों वाले मुकदमे का क्या हुआ, कितने लोग कन्विक्ट हुए, वो कब का मामला था? नहीं, ये वही दिल्ली शेखर पुलिस कुमार की- जी, अब मुझे लगता है कि आज ये जो नारे लगे, हाँ, अगर आप उसी टाइम ठीक है, एक एग्जाम्पल सेट कर देते कि उसकी असलियत क्या है, नहीं, तो लेकिन शायद दोबारा यही नारा तो लगाने है की लोगों की हिम्मत नहीं होती। शेखर जी, ये भी तो कानून, ये जो बच्चे कह लीजिए या फिर कुछ भी इनको आप नाम दे दीजिए, लेकिन ये भी तो कानून को समझते हैं। ये भी समझते हैं हम स्टूडेंट्स से कि हमारे ऊपर कार्रवाई उतनी सख्त नहीं होगी, हमें फिर से मौका मिल जाएगा, राजनीतिक संरक्षण देने के लिए कुछ पार्टियां हमारे साथ आ जाएंगी। लेकिन एक बात जो और गलत यहां पर लगी, यहां पर मुझे, जब एक पोस्टर भी हमने यहां पर जो चिपकाया हुआ है, जो लगा रखा है, हमने दिखा रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा से कंपेयर कर दिया। ये आप सोचिए ना, ये शेखर कुमार जी मैं तभी इसे बौद्धिक आतंकवाद कह रहा हूं, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कह रहा हूं। ये आतंकवादी विचारधारा ही है। आपने खुद कहा कि भाई वो हिडमा एक आतंकी है, तो ये समझते हैं। बिरसा मुंडा का नाम ले दिया, जल जंगल जमीन का जो नारा है उससे कंपेयर कर दिया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात यहां पर रख दी। ये कंफ्यूज करते ही तो आ रहे हैं, यही तो बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया सालों से, दशकों से चली आ रही है साहब। ये कंफ्यूज तो यही तो करती है। देखिए शिवम जी, आज से कुछ दशक पहले ये जो नक्सलवाद की जो समस्या थी, उसको इस तरीके से देखा जाता था कि वहां के लोग जो हैं वो वाकई अगर शोषित है, पीड़ित है, तो उनसे एक संवाद की जरूरत है। लेकिन उनमें से जब भी किसी शोषित या पीड़ित हो ना हो, आपने हथियार उठा लिया, आपने निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया, आपने सुरक्षा बलों को मारना शुरू कर दिया, तो आपसे किसी तरीके का कोई संवाद नहीं होगा और आप मारे ही जाएंगे। आपका यही अंजाम होगा। शेखर कुमार जी, और ये जो बच्चे वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1, 2, 3 नहीं बल्कि 76 जवानों की हत्या की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इन्हें ये भी याद रखना था, कुछ नेताओं की हत्या की गई थी। ये तमाम ऐसी बातें थी। और जब इनका ये पूरा जुड़ाव जेएनयू से हो रहा है कि वहां ये पढ़ते हैं, तो वहां पर पे तो वैसे ही बच्चे जाते हैं जो मेरिट में आते हैं, उन्हें इतना नॉलेज होगा। लेकिन ये इस तरीके की जो मानसिकता है वो सच में देश के लिए बेहद गंभीर है। अब एलन राव जी, मेरा सवाल ये है कि इन 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इनके खिलाफ क्या कोई चार्जशीट बनेगी? क्योंकि जैसा कि शेखर कुमार जी ने भी जिक्र किया कि पूर्व में भी जेएनयू में हमने इस तरीके के नारे सुने थे, उस मामले में क्या हुआ, वो एग्जाम्पल सेट नहीं हो पाया। लेकिन क्या इन्हें इस तरीके की कोई सजा मिलेगी? कानून क्या कहता है? मैं सीधे से ये समझना चाहती हूँ कि मीनाक्षी जी, कानून के हिसाब से जो इन्होंने आपराधिक कार्यक्रम किए, आपराधिक कार्य किए हैं इन्होंने, उसमें एक तो असाल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट और उनकी जो ड्यूटी में बाधा पहुंचाई है वो, और उसके बाद मैं समझता हूं जो नारे लगाए हैं वो देश विरोधी नारे हैं। तो यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इन पे लागू होना चाहिए, और वो अगर नहीं लागू हुआ तो करना चाहिए। और जैसे शेखर कुमार जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर इनकी जो पहले जो इन्होंने नारे जेएनयू में लगाए थे, वहीं पर उन लोगों को उस टाइम पे जो केस बनाया था, उस केस की अभी ट्रायल खत्म होकर इनको सजा अगर हो जाती होती तो शायद इनके आंख और कान दोनों खुल जाते। उसका एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। हमारे देश में जुडिशरी में जो डिले इन गिविंग जस्टिस है ना, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। उससे क्या होता है कि अपराधी पकड़े जाते हैं, उसके बाद पकड़े जाने के बाद फिर ये बेल पर आ जाते हैं, फिर ये अपनी वही कार्यक्रम करते रहते हैं और कई सालों तक लग जाते हैं, इनको सजा नहीं हो पाती है। सर, आपका बहुत लंबा पुलिसिंग का तजुर्बा है, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, जिस नज़ीर की आप बात कर रहे हैं, जिस आप कह रहे हैं कि इसको लेकर के एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाना चाहिए जो कि एक बताया जाए, एक सेट किया जाए कि यदि आप इस तरीके की कोई हरकत करते हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म फैलाते हैं, तो आप इस दायरे में आएंगे। वो सर होगा कैसे? आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या करना चाहिए?
सरकारों? रितु जी, बिल्कुल, ये जब तक हमारी पॉलिटिकल विल ठीक नहीं होगी तब तक ये नहीं हो पाएगा। मैं समझता हूँ कि कानून सक्षम है। हमारे देश में जो कानून बना हुआ है यूएपी एक्ट, इन पे लगाना चाहिए। इसमें जमानत का भी प्रावधान नहीं है, बहुत मुश्किल से इसमें जमानत होती है, और उनके सबूत इकट्ठे होने चाहिए। सबूतों में कोई कमी नहीं है कि ये देश विरोधी कार्यक्रम कर रहे थे, देश विरोधी नारे लगा रहे थे। इससे ज्यादा अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या होंगी? ये सारा सबूत इकट्ठे करके इनको केस में जितने लोग अरेस्ट हुए हैं सबके खिलाफ है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन में सबूत हैं कि इकट्ठे इन करके तस्वीरों को भुनाने में जल्द से लगे जल्द हुए चार्जशीट हैं। फाइल करें। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई हो कि आगे अगर कोई भी नक्सलियों का नाम ले, उनके नाम पर ये इस तरीके की नारेबाजी करे, प्रदर्शन करे, तो उन्हें याद रखे कि क्या हुआ था। डॉक्टर नीति शर्मा, सोशल मीडिया पर कई तरीके की पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और उसमें इस तरीके से उसे बयां किया जा रहा है कि ये बच्चे वहां पर प्रदूषण के खिलाफ जब उतरे तो वहां की पुलिस ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। लेकिन जो सच है वो भी तो लोगों के सामने आना चाहिए, और आ गया है। लेकिन ये जो अपनी राजनीति भुनाने के लिए लोग कर रहे हैं, इन नेताओं को क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये तो अराजक तत्व को जो कहीं ना कहीं अपने नापाक मंसूबों इनके थ्रू एक एजेंडा की तरह जो विपक्षी दल या देश विरोधी ताकतें उसको परोसने का काम करती हैं, तो निश्चित रूप से दिल्ली के पॉल्यूशन को एक सिर्फ पर्दे के रूप से बनाया गया। इनका एजेंडा बिल्कुल साफ था कि नक्सलवाद को किस प्रकार से उसकी मानसिकता को यूथ के साथ कनेक्ट करके, जो आप इंटेलेक्चुअल टेररिज्म और व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात कर रही हैं, ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप सोए हुए को तो जगा सकते हो, लेकिन जो जागते हुए जो सोए हुए मानसिकता है, मतलब अंधे को रास्ता दिखा सकते हो लेकिन आंखों के अंधे को कैसे रास्ता दिखाओगे? पढ़े लिखे समाज, आज का यूथ जो भारत का भविष्य, विश्व की सबसे बड़ी युवा फोर्स आज हमारे पास है, उस फोर्स को किस तरीके से राव जी जो पॉइंट यहाँ पर रख रहे हैं नीति जी, वो ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है ताकि एक ऐसा स्टेटमेंट बने, एक ऐसा एक नजीर पेश हो कि इस तरीके की यदि कोई फ्यूचर में कोशिश भी करता है, हिमाकत भी करता है, तो उसके नजरों के सामने वो सजा आ जाए और वो अपने आप समझ जाए, सेट हो जाए कि ये करेंगे तो कहीं ना कहीं खामियाजा और अब तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, दिल्ली में भी है, तो मुझे लगता है अब क्या करना चाहिए? कैसी पॉलिटिकल विल? रितु जी, मीनाक्षी जी, मैं आपकी दोनों बातों पे पूर्ण रूप से समर्थन देती हूँ। ना केवल पॉलिटिकल विल, लेकिन फाइनली जो भारतीय न्याय संहिता नई लागू करी गई है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, और जिस प्रकार से अलग अलग मंचों से ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नक्सलियों के विरोध में और ये घुसपैठियों के विरोध में, इस मानसिकता के विरोध में जो उन्होंने मंचों से इसका संबोधन किया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और जिस हिसाब से नक्सली अलग अलग क्षेत्रों में सरेंडर भी कर रहे हैं, ये है तो मैं कि कितना इंतजार करना पड़ेगा? मतलब ये भी तो आप बताइए ना, अब आपकी सरकार भी है, लंबे समय से आपकी सरकार है, अब एक्शन की मांग की जा रही है। अगर ये विचारधारा यूनिवर्सिटीज में काबिज है तो फिर इसको उखाड़ फेंकना फिर आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। बार बार आ रहा है ये, बार बार व्हाइट कॉलर, बार बार इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। नहीं, बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी के साथ देश के एक एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। आप सरकार का जिम्मेदारी से मैं बाहर नहीं रही हूँ, लेकिन सरकार बनाते कौन है? हम और आप लोग बनाते हैं, और देश चलाता कौन है? हम सब लोग मिलके चलाते हैं। तो ये सामंजस्य देश की जनता और सरकार और राज्य सरकारों के बीच में होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस प्रकार से राष्ट्र हितों को तो नॉक पे रख दिया जाता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया का नाम देकर के इन तस्वीरों का उपयोग किया जा रहा है बहुत सारी पार्टीज के द्वारा, उनकी तरफ से ये फोटोज भी ट्वीट की जा रही है, लेकिन जो आपको भ्रम में डालने की स्थिति में खड़े हुए हैं, भ्रम में मत आइएगा। शेखर कुमार जी, मेरा सवाल ये है कि हिडमा को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसकी जो सोच रखने वाले ऐसे 100 लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं जिन क्लिपिंग्स की बात कर रहा था उन्हीं में एक चीज ये आ रही है कि उनकी डिमांड ये थी कि उसका जो एनकाउंटर हुआ है उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, यही लोग जो अफजल गुरु के जो नारे जो लगाते थे, उनका भी यही आरोप था कि जजमेंट के अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट, कुछ उन्होंने जो उनका एक आरोप था कि वो है। मेरे कहना है कि ये सारी कानूनी चीजें हैं और इन्हीं के लिए अदालतें बनी है, ये प्रोटेस्ट का साइट नहीं है। एक हिडमा के नाम पे हिडमा ने जो देश का नुकसान करा वो करा। आज आपने उसके आड़ में नीतीश जी की बात से मैं सहमत हूं कि प्रदूषण पे भी पर्दा डाल दिया कि जो आज AQI मीटर जो वाटर स्प्रेइंग हो रही है वो सारा मुद्दा धुल गया। 2 करोड़ लोग उस पे वो उनकी जान जो है दिल्ली में जोखिम पर है। लेकिन इन लोगों को ये समझना चाहिए कि इस तरीके के प्रोटेस्ट से आपका चाहे कुछ भी विचार हो सकता है उसमें कुछ मेरिट भी,
लेकिन वो मेरिट तो आपका कोर्ट में निकलेगा ना। आप कोर्ट जाइए, इन्वेस्टिगेशन नहीं भी, अफजल गुरु के मामले में आपको कोई टेक्निकल गलती लगती है, अगेन कोर्ट का फैसला, आप कोर्ट से ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप इस तरीके से सड़कों पे जब आप उस संवाद को लाते हैं जिसके बारे में मेजॉरिटी को नहीं पता, आप देश का दुगना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल शेखर जी, एक तो एलन हिडमा राव जी से जैसों मैं ने एक तो सवाल करा वो जानना करा। चाहूंगी, एक सवाल का जवाब चाहूंगी मैं। एलन राव सर, पहले ही दिल्ली में एनसीआर में जो पोल्यूशन की स्थिति हम देख रहे हैं, फिजा में तो पहले से ही जहर घुला हुआ है, लेकिन ये एक अलग तरीके का जो जहर है, ये मानसिक तौर पर जो लोगों के भीतर घुसाया जा रहा है, ये जहर, इसका क्या क्योर है सर? क्योंकि ये जिस तरीके से यहाँ पर बैनर पोस्टर के साथ पहुंचे थे, ये यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर में एक हिडमा निकलेगा, यानी कि ये जो मानसिकता परोसी जा रही है, भारत में घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो ब्रेन वॉश की स्थिति तो पूरी दुनिया में, पूरी देश भर में फैलाने की कोशिश है ये। नीतू जी, बिल्कुल आप सही कहा कि जो इसमें सोशल मीडिया पर जो उन्होंने अपना जहर फैलाने की कोशिश की है, ये सब बुद्धिजीवी फैला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कोई आम आदमी, मतलब कोई ये जो बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उन्होंने ये सोशल मीडिया का जिम्मा उठाया है और ये लोगों को ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे देश के जो युवा और पढ़े लिखे जो भी हैं, वो सब समझते हैं कौन है हिडमा, कौन था, कितने लोगों को मारा इसने, कितने हमारे जवानों को नरसंहार इन्होंने हिडमा ने किया है, और उसको अगर मार दिया तो कौन सा ये इसको हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाली चीज सोशल मीडिया में जो आ रही है बहुत ही गलत बात है, और इसको मैं समझता हूँ इस जहर को जो बोल रहे हैं, ये कहीं प्रदूषण से ज्यादा बड़ा जहर है जो माओइस्ट के बारे में ये सोशल मीडिया में फैला रहे हैं। सभी भारत के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो लोग गलत हैं उनको कहीं भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास आ रहे हैं या किसी तरह आ रहे हैं, तो हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। हम हर एक नागरिक का ये फर्ज है, सुरक्षा बलों के साथ साथ हमारे हम नागरिक का फर्ज भी है कि वो हमारे सुरक्षा बलों की इस बारे में राव जी, एक नकाब पहन करके ये इस तरीके की जो कोशिश ये लोग करते हैं, प्रदर्शन के नाम पर आकर के यहाँ पर इस तरीके से देश विरोधी एजेंडे के तौर पर, अगर मैं कहूँ, इस एजेंडा मैनिपुलेशन को लेकर के मेरा सवाल नीति जी से रहेगा। नीति जी, पहुंचे तो प्रदूषण को लेकर के थे, लेकिन मुद्दा पहुंच जाता है यहाँ पर हिडमा को लेकर। हिडमा जो कि छत्तीसगढ़ से कनेक्ट रखता है, जो कि नक्सलवाद से कनेक्ट रखता है, लेकिन इसकी आवाज उठ रही है नेशनल कैपिटल में, दिल्ली में, और ये नेशनल कैपिटल लोकेशन जो चूज की गई है, इसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, आप समझ पा रही हैं? तो आपके प्रश्न में आपने हर चीज को एक तरीके से बयान कर दिया है जी। दिल्ली राष्ट्र की कैपिटल है, कैपिटल सेंटर गवर्नमेंट और पूरा देश का केंद्र है, न्यूक्लियस है। तो बम कहाँ फोड़ना है? न्यूक्लियस में जाके फोड़ना है। डिस्टर्बेंस कहाँ लानी है? सेंटर में आके लेकर आनी है। यहाँ पे राज्य सरकार से ज्यादा ये कहीं ना कहीं मैसेजिंग का एक सोर्स बनाएगी कि आप मैसेजिंग क्या दे रहे हो और कहाँ से दे रहे हो और किस रूप में दे रहे हो और किन के द्वारा दे रहे हो। तो ये मैं पहले जैसे बोल चुकी हूँ कि दिल्ली और राष्ट्र के खिलाफ राष्ट्र विरोधी ताकतों की बहुत बड़ी साजिश है कि दिल्ली को ही केंद्र बिंदु क्यों बनाया इस प्रोटेस्ट का। इस प्रोटेस्ट का मूल आधार किसी भी रूप से पोल्यूशन था ही नहीं। पोल्यूशन होता है तो स्वागत तुल्य था, क्योंकि हाँ दिल्ली में वो समस्या है और भाजपा सरकार उसके लिए काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे नक्सल मानसिकता को किस प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा और समर्थन देकर दिल्ली को केंद्र बना के दिल्ली की सिक्योरिटी, राष्ट्र की सिक्योरिटी को टारगेट किया गया है। वही बात है ना नीति जी, देखिए लड़ाई तो जो है, यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेजिंग है सर। ये ठीक है, मैं कह रहा हूं अंत में वही बात है कि लड़ाई जो है वो विचारधारा की ही होती है और विचारधारा पे जो फतेह है वो पानी होती है। शेखर जी, वक्त इतना ही था, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। शेखर जी भी हमारे साथ थे, पूर्व डीसीपी साहब भी हमारे साथ थे, नीति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।